नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है सीखना। सीखना की दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानने वाले हैं अति लघु उत्तरीय। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने अनुकरण की क्या परिभाषा दी गई है। तो इनके अनुसार क्या परिभाषा दी है इनने, तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरों क्रियाओं या शारीरिक गतिविधि करने को नकल या अनुकरण कहा जाता है। तो इसमें ये समझिए, जो अनुकरण शब्द है उसको हम बोल सकते हैं नकल। नकल यानी चीटिंग भी बोल सकते हैं। तो अनुकरण का मतलब ही होता है नकल, जिसमें व्यक्ति देख करके सीख जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति ने देखा कि वह किस प्रकार से लिख रहा है या किस प्रकार से चल रहा है, क्या उसकी शारीरिक बनावट है ना। तो कुछ व्यक्ति कपड़े खान पान का तरीका, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो देख करके सीख जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन कौन से नियम बताए। तो देखिए, पहला इन्होंने नियम बताया था प्रभाव तथा परिणाम का नियम, दूसरा बताया था अभ्यास का नियम, तीसरा बताया था तत्परता का नियम। 3 नियम बताए थे। अब इसमें अति लघु है तो हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर देखिए, प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक गेट्स ने अधिगम सीखने के कौन कौन से नियम बतलाए। अब इनके अनुसार क्या अधिगम के नियम हैं। अधिगम को तो आप समझ चुके होंगे, अधिगम को हम सीखना ही कहते हैं। ये आपने पहले चैप्टर में जाना, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना। पहला चैप्टर पहला है पुनरावृत्ति या बारंबारता का नियम, दूसरा नवीनता का नियम, तीसरा अनुप्रयोग का नियम और चौथा है प्राथमिकता का नियम। तो ये 4 नियम गेट्स के अनुसार हो गए। अगला प्रश्न है, पुनर्वर्लन या सबलीकरण क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह एक ऐसी क्रिया है जो उद्दीपक को कार्य करने के लिए बल प्रदान करती है। इसमें उद्दीपक बोला गया है व्यक्ति को या बालक को, जिसके द्वारा उसकी कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्रक्रिया में पुरस्कार, कार्य एवं दंड, प्रोत्साहन आदि पुनर्वर्लन का कार्य करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। अगला प्रश्न है, कोहलर ने सूझ अंतर्दृष्टि की परिभाषा किस प्रकार दी है। तो सूझ यानी अंतर्दृष्टि, ये कोहलर के अनुसार है। आपने जाना होगा कोहलर के बारे में। ठीक है, नहीं जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बेसिकली ये मैं आपको क्वेश्चन से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपका ये चैप्टर भी रीड हो जाता है और साथ में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये बेनिफिट है इस वीडियो को देखने का। उसमें देखिए, प्रश्न आ गया है कोहलर के अनुसार। तो कोहलर के अनुसार सूझ एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो संपूर्ण परिस्थिति के निरीक्षण के फलस्वरूप एकाएक उत्पन्न होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति तक अविराम गति से चलती है। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर ने दिया था, लेकिन कोहलर एवं कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, किंतु कोहलर का नाम इसके साथ अधिक
प्रचलित है। यह सिद्धांत मनुष्य की आंतरिक क्षमता या शक्ति है जो कार्य करते करते अचानक प्राप्त होता है। सूझ का संबंध बुद्धि, चिंतन एवं कल्पना से है। इस सिद्धांत से तात्पर्य व्यक्ति के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तब वह समस्या का समाधान अपने अनुसार निकाल लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो अपने हम जो विचार करते हैं, विचार के द्वारा, मानसिक स्तर के द्वारा हम उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें समय भी लग सकता है, जैसे तो हाल के हाल निकाल लेंगे। अगर इतनी बुरी समस्या होगी ज़्यादा तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है। अगला प्रश्न है अधिगम। तो आप तो समझ चुके होंगे अधिगम को हम बोलते हैं सीखना। तो अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम से तात्पर्य उन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्य सीखता है। थार्नडाइक के अनुसार वे कार्य जो हमें संतोष प्रदान करें और जिसका परिणाम सुखद हो। अंग्रेजी में अधिगम को लर्निंग शब्द से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जो बालकों में प्रयास और अभ्यास के द्वारा पूर्ण होती है, क्योंकि बालक के द्वारा सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर जीवन में जो समस्या आती हैं उनका समाधान समय अनुसार करता है। ठीक है, तो ये हो गया। सीखने में तो आप समझ चुके होंगे, जिसमें व्यक्ति देख कर भी सीखता है और खुद से भी सीखता है, और अगर कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान द्वारा भी कुछ ना कुछ सीखता है। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न है सीखने में प्रभाव का नियम स्पष्ट करें। तो थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बतलाए हैं। उनमें से एक है प्रभाव का नियम। ये मैंने आपको अति लघु में बता दिया था। थार्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, तो उसमें से एक है ये प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार किसी उद्दीपन या अभिप्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया करने पर कर्ता को जो संतोष या असंतोष प्राप्त होता है वह सीखने को प्रभावित करता है। यदि यह प्रभाव संतोषजनक हुआ तो कर्ता इसे सफलता से सीख लेता है। कर्ता कहा गया है एक व्यक्ति या बालक को, और यदि प्रभाव या परिणाम संतोषजनक नहीं हुआ तो सीखने में बहुत कठिनाई आती है। मतलब जब वो कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसे संतोष मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यदि उसको संतोष मिल रहा है तो वह आराम से उस कार्य को करेगा। संतोष नहीं मिल रहा है तो फिर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाएगा और फिर कठिनाई भी लगेगी उसे। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है मैथ से डर, लेकिन जो मैथ है वो भी एक बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर ज़्यादातर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो उससे हमें उसमें रुचि जागृत होने लगेगी और फिर हमें अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमें संतोष एक प्रकार से होने लगेगा, संतोषजनक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात की गई है, परिणाम संतोषजनक नहीं हुआ तो सीखने में बहुत कठिनाई आती है और कभी कभी वह प्रयास करना भी छोड़ देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सीखने में तत्परता के नियम का क्या आशय है? तो पहला तो नियम हमने बता दिया है आपको थार्नडाइक का, और दूसरा नियम ये हो गया तत्परता का नियम। ये भी थार्नडाइक के अनुसार ही है। तत्परता के नियम से आशय उस सीखने की प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। तत्परता के अंतर्गत 2 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला अभिरुचि, दूसरा परिपक्वन। अभी परिपक्वन मैंने इसके पहले का जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया है क्या होता है, और यहाँ पर पूछा गया है आगे है अभिरुचि से तात्पर्य सीखने की इच्छा से और परिपक्वन का तात्पर्य शारीरिक क्षमता से
है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत और सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के अंदर सीखने के लिए तत्परता होती है। तत्परता से तात्पर्य है मतलब कि अगर कोई कार्य दिया गया है तो झट से उस कार्य को करने के लिए खड़े हो जाना या तत्पर रह जाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कार्य। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का वर्णन करें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना करके समझाना है, इससे आपको एडवांस में जो मार्क्स हैं मिल सकते हैं। ये इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना है ये वाला, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि ये व्यक्ति है, ठीक है, अब इसकी मानसिक स्थिति ठीक है या फिर नहीं है वो इस पर निर्भर करता है। तो अगर ये लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है तो कई सारी बाधाएं आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है लक्ष्य, हेडिंग है। तो किसी भी अधिगम प्रतिक्रिया में लक्ष्य का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य अभिक्रिया अधूरी मानी जाती है। दूसरा, मानसिक स्थिति, जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति संतुलित होती है तभी वह समस्या को हल कर पाता है, ठीक है। ये मानसिक स्थिति हो गई। फिर उसके बाद है बाधा। तो बाधा तो ज़रूर आएगी, अगर आप कोई कार्य करोगे तो उसमें बाधा ज़रूर आती है। तो लक्ष्य प्राप्ति के दौरान बाधा उत्पन्न होना तय है, जिसे त्रुटियां भी कहते हैं। त्रुटियां को हम बोल सकते हैं बाधा, या फिर अडम्बना, मतलब जो बीच में आ जाता है, ठीक है, वो उसको हम त्रुटि भी बोल सकते हैं। उसके पश्चात कार्य में निपुणता आती है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए प्रयास, बार बार कार्य का प्रयास करने पर त्रुटियों में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो भी गलती कर रहा है उसमें वह फिर बाद में गलती नहीं करता है। शुरुआत में तो काफ़ी गलती करेगा, लेकिन एक दो बार वह कार्य करेगा तो फिर वह गलती नहीं करेगा। ऐसे मैथ्स के सवालों में होता है, अगर हम एक सवाल को बार बार लगाएं तो फिर पहली बार तो हमें बड़ा हार्ड लगेगा, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार में हमें इजी लगने लगेगा धीरे धीरे, और जो हम गलती कर रहे हैं वो भी गलती कम हो जाएंगी। अब देखिए अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर भी एक और हेडिंग बची हुई है, आकस्मिक सफलता। तो बार बार प्रयास करने पर अचानक सफलता प्राप्त हो जाती है, यह सफलता सही विकल्प का चुनाव करती है। अगली हेडिंग है स्थायीकरण। इसमें देखिए सही क्रिया बार बार दोहराने पर गलतियां नहीं होती और अंत में सफलता प्राप्त हो जाती है। ये हो गया स्थायीकरण में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, सूझ विधि तथा प्रयास एवं त्रुटि विधि में अंतर स्पष्ट करें। पहला सूझ, दूसरी है प्रयास। तो एक एक हम दोनों में जानने वाले हैं, इसमें आपको इजी लर्न हो जाएगा। पहला, इसमें इस विधि का आधार बौद्धिक चिंतन है और इस विधि का आधार शारीरिक कुशलता है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा। सूझ यानी समझ में आ रहा है, सूझ सोचते हम किससे हैं, दिमाग से सोचते हैं, यानी मानसिक स्थिति बोल सकते हैं। तो मानसिक स्थिति से रिलेटेड हमें पॉइंट लिखना है। और इसमें प्रयास यानी हम शरीर से कुछ भी कार्य करेंगे तो वह शारीरिक रूप से यहाँ पर पॉइंट लिखना होगा। ये इजी होता है हमारे लिए लर्न करने के लिए। तो पहला तो हमने पॉइंट जान लिया है, अब जान लेते हैं दूसरा पॉइंट है, इस विधि में बौद्धिक चिंतन से सफलता प्राप्त होती है, इस विधि में लगातार अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। तीसरा, इस विधि में कल्पना चिंतन से परिणाम प्राप्त होता है, इसमें कल्पना चिंतन का कोई स्थान नहीं है। चौथा, इस विधि में अचेतन मानसिक अधिक सक्रिय रहता है, इस विधि में व्यक्ति का ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है। पांचवा पॉइंट, इसमें एक या दो धूल के पश्चात, सॉरी यहाँ पर धूल लिख चुका है, भूल लिखना होगा, भूल, ठीक है। इसमें एक या दो भूल के पश्चात अचानक सफलता मिलती है।
और इसमें कई प्रयास के बाद सफलता मिलती है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको मिल सकें।